जय हिंद दोस्तों, आइए हमारे जीके जीएस डिस्कशन 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको एक से अधिक क्वेश्चंस पे आपको रिकॉल होगा कहीं ना कहीं आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से लेकर मतलब बिहार एसएससी जो 10+2 इंटर स्तरीय आया हुआ है, रेलवे एनटीपीसी वगैरह ग्रुप डी सभी के लिए आपके यह लाभकारी होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी रिकॉल होंगे, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक जो सतह होता है वह अवतल दर्पण का बना हुआ होता है। यानी कि ये सर्च लाइट वगैरह यानी कि जो पुलिस वगैरह यूज करते हैं, जो हम लोग और टर्च वगैरह मार करके उसके लिए सर्च करने के लिए। इसके अलावा ये आप जान लीजिए कि अवतल दर्पण का सर्च लाइट के अलावा जो गाड़ियों का हेडलाइट वगैरह लगा रहता है उसमें भी लगा रहता है। साधारण रोगियों के कान, नाक, आँख ये सब वगैरह सब देखने के लिए उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। और खासतौर से अवतल दर्पण का हजामती दर्पण में यानी कि दाढ़ी बनाने के समय में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण का। देख लीजिए तो यहाँ पे ये होता है अवतल दर्पण किस आकृति में बना होता है, ये होता है। और ये पीछे की तरफ कलर यानी कि पेंटिंग किया हुआ रहता है, तो यही इसका परावर्तक सतह यानी कि रहता है। ये इस तरह से परावर्तन यानी परावर्तक यानी कि जहाँ से मतलब पैथी क्या होती है, प्रकाश से परावर्तन होती है, उसे ही परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया। और अवतल दर्पण को याद रखिएगा अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है अवतल दर्पण को इस तरह से। और अवतल दर्पण की पहचान यही है कि उसके हाथ से अगर स्पर्श करते हैं तो बीच में क्या होगा कि आपको यह धंसा हुआ दिखाई देगा। यानी कि यहाँ से अगर छूते हैं तो धंसा हुआ यानी कि वह तरह का आपका कैसा है, तो वह अवतल दर्पण ही है। अब बात कर लेते थे अवतल दर्पण था, अब हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण का। तो ये होता है उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, यानी कि ये वाला परावर्तन सतह जो उठा हुआ भाग है, इसलिए उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण को का प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे उत्तल दर्पण को याद रखेगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि हमने आपको बताया था कि अवतल को आपको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब ये हो गया अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का उपयोग में अब देख लेते हैं बीच का ये वाला समतल दर्पण के रूप में। तो ये होता है जिसका परावर्तन सतह समतल रहता है, इसलिए इसको समतल दर्पण कहते हैं। तो हालांकि ज़्यादातर प्रयोग वगैरह हम घरों में यही समतल दर्पण का ही आप लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से तो देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, चूँकि अब दर्पण वगैरह में आ गया है, तो चूँकि अवतल दर्पण के 6 स्थितियाँ होती है, याद रखिएगा 6 स्थितियों में से अब हर स्थिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज़, हाँ, अवतल दर्पण में बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है ना, इसमें दोनों तरह के आपको देखने को मिलेगा। दोनों तरह से कहने का मतलब है यह वास्तविक भी रहता है और साथ ही साथ यह मतलब यह काल्पनिक भी रहता है। तो यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं। लेकिन जो उत्तल दर्पण है, याद रखिए कौन सा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बनेगा तो इसमें वास्तविक नहीं बनेगा बल्कि काल्पनिक ही बनेगा, यानी कि आभासी बनता है प्रतिबिंब का। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग दर्पण का एथी वगैरह चिन्ह पार्टी वगैरह से इस हिसाब से अब हम लोग देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में रखने पर कौन सा वस्तु का कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन कि आपको वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब पहले यहाँ से दिखा देते हैं। ये होता है दर्पण, इसका होता है ये पी यानी कि ध्रुव हो गया, और ये उसका फोकस हो गया, और ये आपका सी यानी कि वक्रता केंद्र हो गया। तो इस तरह से अगर वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। और उसी तरह से अब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। जब फिर तीसरा स्थिति जो होता है, वस्तु को अगर वक्रता केंद्र यानी कि सी पर ही रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर साइज का बनता है, यानी कि सी पर रखते हैं तो उसका वक्रता केंद्र पर यानी कि सी यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो सी पर ही बनता है। उसी तरह से अब अगर वस्तु को और नज़दीक लेते हम लोग आएंगे तो वस्तु को अगर सी और एफ के बीच में रखेंगे प्रतिबिंब, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बन जाता है। और उसी तरह से फिर अगला वास्तविक उल्टा और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा साइज का बनता है। जब वही वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो सीधे उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पे बन जाता है। अनंत पे और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा साइज का बनता है। तो अभी तक जितने सारी वस्तु अगर आपको देख रहे थे तब बन रहे थे, सभी के सभी वास्तविक ही बन रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब अब बनने को तैयार है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, यानी कि आभासी, जब उसको हम अथी के फोकस के अंदर रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया कि हमारा फोकस है, तो और ये वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं। तो ये वैसी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के सामने न बन करके क्या होता है कि दर्पण के या पीछे की तरफ में बनता है। और इस तरह से वह वस्तु कैसा बनता है, आवर्धित यानी कि बड़ा, और कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, और यह सीधा बनता है। और यही कारण से स्थिति से जब यह हजामती दर्पण मतलब दर्पण जो होता है वो जो दाढ़ी बनाते समय यही होता है, क्योंकि दाढ़ी का छोटा भी बाल यहाँ पे बड़ा हमें दिखाई देता है। तो यही वह स्थिति होता है जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वह प्रतिबिंब ऐसा बनता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे मेन पॉइंट
पॉइंट रखना होगा। उसी तरह से अगर वस्तु को हम अगर पोल पर रख देंगे ध्रुव पर भी, तो ये भी आभासी और सीधा ही बनेगा, नाम मात्र का एकदम छोटा बनेगा। और ये स्थिति यानी कि ध्रुव का रखेंगे तो ध्रुव पर ही बनता है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया अवतल दर्पण के बारे में पूरी तरह से डिटेल में। अब यहाँ पे कुछ मुख्य चीज़ें बात जान लीजिए। जैसे प्रतिबिंब देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा यह दर्पण है, यानी कि उसका क्या मतलब उसकी परिपाटी बना हुआ है। देख लीजिए इस तरह से अगर है तो एक तरह से एक बार दर्पण को आप छू कर भी पता लगा सकते हैं। ये एक बार अपने हाथों से स्पर्श करके भी इसको पता लगा सकते हैं कि कौन सा दर्पण है। तो अगर आप उसे हाथ से छूते स्पर्श करते हैं तो उसमें बीच में आपको धंसा हुआ महसूस हो गया, या इसका मतलब वो क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यानी कि अभिसारी दर्पण है। उसी तरह से अगर हम छूते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं या उठा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब वह उत्तल दर्पण है। उसी तरह से अगर छूने के बाद यह बराबर समतल हमें दिखलाई देगा, इसका मतलब वह समतल दर्पण है। तो अभी तक हाथ से स्पर्श हो रहा था, अब उसमें देखने वाला प्रतिबिंब से हम अंदाज लगा सकते हैं। अगर उसके सामने अगर कोई वस्तु को हम लेकर जाते हैं तो वैसी स्थिति में अगर हमें प्रतिबिंब याद रखेगा बड़ा साइज का दिखाई देता है, तो अगर बड़ा साइज का हमें दिखाई देगा तो हमें कैसा याद रखेगा, वह अवतल दर्पण है। उसी तरह से अगर रखा हुआ प्रतिबिंब हमें छोटा साइज का दिखाई देता है तो यानी कि वह उत्तल दर्पण है, क्योंकि साइड मिरर से भी याद रख सकते हैं। और समतल अगर रखा हुआ वस्तु समतल आकार का दिखाई देता है तो वह कैसा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। तो इस तरह से आप उससे भी याद रख सकते हैं इससे क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोग का जो पानी का जो ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, तो या क्लोरीन गैस निकलती है। अब वहाँ पे देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो ये CaO इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से देख लीजिए, यानी कि Ca यानी कैल्शियम OCl2 यही होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको कहा जाता है। या फिर इसको दूसरा रूप में भी हम लोग लिखा जाता है Ca और इसको ब्रैकेट में OCl और एक क्लोरीन आपको बाहर की तरफ रहता है। तो यही होता है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं या CaOCl2 ये भी हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्योंकि जानते हैं पानियों को शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। और अंतिम रूप से कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है। वैसे क्लोरीन गैस याद रखेगा फूलों का रंग वगैरह भी उड़ा देती है, और पानी को ब्लीचिंग करने में भी क्लोरीन गैस का ही प्रयोग होता है, याद रखेगा। और यह हाइड्रोजन ग्रुप का यह गैसीय मतलब तत्व, यानी कि हाइड्रोजन में 17 में देखते हैं कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और स्टैटिन हो गया। तो इस तरह से फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, आपको गैस है। उसी तरह से ब्रोमीन एक द्रव है, आयोडीन और स्टैटिन ठोस में के रूप में आता है। ये चीज़ याद रखना होगा। क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो इसका परमाणु संख्या मतलब क्लोरीन 17 होता है, और उसका भार कितना होता है, तो 35.5 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और यह हाइड्रोजन का 17 है, इसका इलेक्ट्रॉन बंधुत्व तो सबसे अधिक होता है क्लोरीन गैस का, ये चीज़ याद रखना होगा। लेकिन क्रियाशीलता में इसका दूसरा स्थान है, सबसे अधिक क्रियाशील, यानी कि अभी क्रियाशील में फ्लोरीन ही आता है। तब उससे कम क्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम आयोडीन, उससे कम स्टैटिन होता है। अब चूंकि यहाँ पे चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का क्या किया जाता है, कि निष्कर्षण किया जाता है। ये चीज़ याद रखेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के विधि के द्वारा ही होता है। और बात धातुओं के, तो धातुओं में कुछ रूप से जान लीजिए कि धातुओं के ऑक्साइड कैसा होता है। तो याद रखिएगा धातुओं के ऑक्साइड आपको क्षारीय होता है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है। लेकिन एक है जो कि अपवाद में आता है, अमोनिया थी, जबकि अपवाद में आता है जो कि अम्लीय होता है। याद रखिएगा क्रोमियम के ऑक्साइड यानी कि Cr2O3, ये क्रोमियम के जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, अम्लीय होता है। उसी तरह से अधातुओं के ऑक्साइड याद रखिएगा अम्लीय होता है। हमने क्या बोला आपको, इसको और इस तरह से याद रख सकते हैं, यानी कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड हमने क्या बोला आपको कि क्षारीय होते हैं। और धातुओं की भी बहुत सारी पहचान वगैरह है, जैसे कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, मतलब इसके मतलब ये क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। धातुओं के मतलब इसमें क्या तो ऊष्मा गुण पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें याद रखेगा धातुओं के क्वथनांक दोलनांक काफ़ी उच्च होता है। धातुएं कठोर होती है, धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीय यानी कि उसको धातु तन्य होते हैं, धातुएं चमकदार होती है। तो ये सभी के सभी धातुओं का हमने गुण बता दिया, जिससे इसका अपोजिट में अधातु होता है। हालांकि धातुओं में एक कठोर हमने बोला, लेकिन एक द्रव के रूप में धातु पाया जाता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पारा, यानी कि Hg होता है। उसी तरह से धातु में भी एक अपवाद में आपका यात्रा है, याद रखिएगा वह ब्रोमीन है जो कि 35 होता है। ये भी आपको द्रव अवस्था में ही देखने को मिलता है।
चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि सोडियम धातु को आसानी से चाकू से हम लोग काटा जा सकता है। हालांकि सोडियम धातु के अलावा याद रखिएगा पोटेशियम धातु को भी आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम को अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना ये होता है, इसका संकेत Na होता है, जिसको न्यूट्रियम भी कहा जाता है और इसका परमाणु संख्या 11 और ये उसका भार कितना होता है 23 होता है। अब सोडियम का देख लेते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से अयस्क होते हैं, यानी कि साधारण नमक यानी कि NaCl भी होता है, उसके अलावा मतलब चिली साल्ट पीटर होता है, चिली साल्ट पीटर NaNO3 हो गया। और उसके अलावा मतलब ये बोरेक्स भी होता है, बोरेक्स यानी कि Na2B4O7 और 10H2 यही चीज़ आपको याद रखना होगा, यानी कि बोरेक्स के Na2B4O7 10H2 और चिली साल्ट पीटर NaNO3 इसके अलावा और ये सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और साथ ही साथ एक ट्रोना होता है, कौन सा याद रखेगा ट्रोना, ये सब किसका सोडियम का ही अयस्क आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हम लोग का कि कुकुरमुत्ता एक क्या है कि एक सेप्रोट्रोप है, क्या है कि एक तरह से क्या है कि आपको सेप्रोट्रोप है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संवेग जो है वह द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए संवेग के बारे में, तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं यानी कि संवेग यानी P बराबर M और V। याद रखिएगा संवेग हो गया या फिर आवेग हो गया, ये सब कैसी राशि है, तो संवेग आवेग द्रव्यमान और ये सब क्या हो गया, उसी तरह से ये सब आपका सदिश राशि हो गया। अब बात का यहाँ पे संवेग के बारे में है, तो याद रखिएगा संवेग में यहाँ क्या फार्मूला है P बराबर MV, यानी कि यहाँ V सिर्फ गुना के रूप में है, यानी कि कहता है कि वेग को दुगुना करेंगे तो संवेग कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, उसी तरह से वेग को आधा करेंगे तो संवेग क्या हो जाएगा कि आधा हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसी तरह से यहाँ पे एक संवेग और एक आयति के बीच में गतिज ऊर्जा के बीच संबंध होता है, ये याद रखेगा गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ये तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसको गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर/2m, ये क्या होता है एक तरह का फॉर्मूला होता है। यानी कि संवेग को याद रखिएगा संवेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, उसी तरह संवेग को 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा आपका 9 गुना हो जाता है। ये चीज़ यहाँ से भी आप फार्मूला के रूप में भी याद रख सकते हैं। लेकिन यही अगर वेग को यहाँ पे दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, और वेग को 3 गुना करेंगे तो सब मतलब हमारा गतिज ऊर्जा में 9 गुना हो जाएगी। अगर यहाँ पे आधा करेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ क्या है V का स्क्वायर हो जाता है किसी भी हालत में, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि संवेग और गति आवेग के बीच में क्या है उस तरह का संबंध वगैरह है। अब चूंकि यहाँ पे थी है तो संवेग के बारे में चूंकि आया हुआ है तो संवेग P बराबर क्या हो गया तो MV, तो इसका आप इस मात्रक भी निकाल सकते हैं, M क्या आ गया द्रव्यमान भी आपका वेग हो गया, द्रव्यमान यानी कि उसका आप लिख सकते हैं kg मीटर और ये प्रति सेकेंड, तो ये हुआ kg मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या होगा कि इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। अगर इसका ठीक है अगर बीमा वगैरह की बात करने के निकालिएगा संवेग का बीमा वगैरह में, तो याद रखिएगा P बराबर इसका क्या होगा फार्मूला P बराबर M और V। तो इस तरह से सॉरी यहाँ पे देखिए ठीक से संवेग P बराबर क्या हो गया आपका P बराबर M और V, तो क्या होगा कि M आपका क्या होगा कि मास हो गया, यानी कि इसके लिए M के मास के लिए M ये हो गया आपका द्रव्यमान के लिए, और V क्या है आपका वेग हो गया। तो वेग का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड यानी कि मीटर यानी कि लंबाई के लिए L हो गया और सेकेंड के लिए T हो गया, यानी कि MLT-1, यही आपका संवेग होता है। संवेग का बीमा होता है यानी कि ये डायमेंशन होता है MLT-1। उसी तरह से आवेग का भी MLT-1 ही होता है। आवेग बराबर I मतलब आवेग बराबर FT, यानी कि स्थानिक समय में लगा हुआ बल को ही उस पर आवेग कहते हैं। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो थी अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो आपको 15 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टेन्स वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड लॉ में अंतिम तत्व कौन सा होता है, तो याद रखेगा यह थोरियम होता है। और ये चीज़ याद रखेगा ये थोरियम जो है वह केरल के याद रखेगा कहाँ पे, तो केरल के यह बालू में देखने को मिलता है। और ये थोरियम का अगर अयस्क वगैरह की हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए पहले ये देख लीजिए ये आपका कौन सा है, ये केरल वाला भाग है, ये वाला यहाँ पे केरल के बालू में मिलता है। और एक चीज़ याद रखना होगा कि जो थोरियम है इसका अयस्क में 3 मुख्य रूप से अयस्क मिलता है। एक आपको याद रखना होगा कि मोनोजाइट, कौन सा हो गया तो मोनोजाइट आपका थोरियम का ही अयस्क है, मोनाजाइट हो गया, उसके बाद में ऑल नाइट हो गया, याद रखेगा ऑल नाइट हो गया, और थोड़े नाइट यानी कि थोड़ा सा नाइट हुआ लेकिन ऑल नाइट हो गया, और
मोनाजाइट हो गया, यानी कि मोना। तो ये चीज़ याद रखना है। थोड़ियम के 3 अयस्क है, मोनाजाइट हो गया, ऑल नाइट हो गया और थोड़े नाइट हो गया। और यह केरल के बालू में खासतौर से भारत में यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे चूंकि तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित आपका आया हुआ है, और याद रखिएगा इसमें खासतौर से किसने, न्यूलैंड ने दिया हुआ था। कौन सा नियम दिया हुआ था? तो अष्टक नियम दिया था। उसी का यह अंतिम तत्व है, कौन सा, थोड़ियम ही पड़ता है। अब यहाँ पे चलिए, और इससे पहले हालांकि न्यूलैंड का अष्टक नियम देख लेते हैं। तो न्यूलैंड ने संगीत के ही 7 स्वर पे मतलब इसने सजा दिया हुआ था। 7 स्वर में मतलब था उसके मतलब कि सारे गा मा ना, मतलब ये लिख नहीं पाते हैं लेकिन आपको चलिए बता दे रहे हैं। याद रखिएगा, सारे गा मा पा दा नी सा, यानी कि जो 8वां हर 7वां के बाद में जो 8वां जो तत्व आता है वह पहला तत्व के गुण के समान होता है। वही इस न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार ही था। यह मतलब यह दूसरा व्यक्ति था जिसने सजाने का पूरा कोशिश किया था तत्व का वर्गीकरण के लिए। लेकिन इससे जस्ट पहले डोबरेनर का ट्रिक नियम याद रखिएगा। कौन सा हमने बोला आपको? डोबरेनर का ट्रिक नियम जो कि दिया हुआ था, जिसके अनुसार बताया कि इन्हीं 2 तत्वों का जो होता है कि औसत भार वह तीसरा तत्व के बराबर होता है। तो उसी के लिए डोबरेनर का ट्रिक नियम, हालांकि यह ज़्यादा उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन सबसे पहला व्यक्ति यही तत्व को सजाने पर जिसने ध्यान दिया हुआ था। लेकिन जो और दूसरा जो व्यक्ति था, हमने आपको बता दिया कि यह न्यूलैंड साहब थे, जो कि अष्टक नियम दिए थे संगीत के 7 स्वर पर। और जो तीसरे व्यक्ति रहे, जो कि जिसके वजह से क्या हुआ कि आधुनिक मतलब आवर्त सारणी का नींव पड़ गया था, यानी कि आवर्त सारणी बन करके तैयार हो गया था। तो याद रखेगा वह मेंडलीफ व्यक्ति थे। कौन थे व्यक्ति? तो याद रखेगा वह मेंडलीफ व्यक्ति थे, जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण का सजाया था। तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण याद रखिए। तो उन्होंने बोला था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि इन्होंने व्यक्ति पर परमाणु भार पर यानी कि वेट पर इसने सजा दिया था मेंडलीफ आवर्त सारणी, और जिसकी वजह से आवर्त सारणी एक खास तौर से एक बन करके आपको तैयार हो गया। तो ये चीज़ याद रखना होगा कि मतलब किसका आवर्त सारणी बना हुआ है? तो मेंडलीफ साहब का। लेकिन किस पे? तो जब भार पर भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार वेट के आवर्त फलन होती है, यानी कि उसके ही समानांतर यह चलता है। लेकिन जो आधुनिक रूप से जो आवर्त सारणी बना हुआ है, तो याद रखिएगा वह किनका द्वारा लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा वह मोसले साहब के द्वारा है। यह इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। और ये आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले साहब का है, तो इसमें चीज़ याद रखिएगा इन्होंने भी सजाया, लेकिन तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या यानी कि एटमिक वेट, मतलब इसको परमाणु संख्या यानी कि परमाणु नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक पर आवर्त फलन होते हैं। यानी कि इन्होंने जो सजा दिया था मतलब मोसले साहब ने, तो वह परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने सजा दिया, और सजा करके इन्होंने आधुनिक रूप रख दिया। और ये भविष्य में भी आगे यही पे रहेगा, परमाणु संख्या यानी कि क्रमांक पर ही एटमिक नंबर पे आपको रहेगा। यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और मोसले साहब के अनुसार यानी आपने देख रहे हैं कि 18 क्या है आपका कि वर्ग रखा गया है, और उसी तरह से आवर्त आपका 7 जो है वैसे ही जस के तस रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की और। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। तो ये चीज़ याद रखेगा, मतलब ये विद्युत धारा में जो रुकावटें उत्पन्न करते हैं उसे यही प्रतिरोध कहते हैं। तो यह प्रतिरोध का यह ओम होता है, और ओम का संकेत यही इस तरह का सिंबल होता है। अब चूंकि प्रतिरोध याद रखेगा, घरों में जो प्रतिरोध जोड़ी जाती है, तो याद रखेगा वह समानांतर क्रम में जोड़ी जाती है। याद रखना कैसा? तो समानांतर क्रम में उसको जोड़ी जाती है, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ी जाती है, क्योंकि एक बल्ब फ्यूज हो जाने से अन्य आगे के भी प्रतिरोध मतलब क्या होगा, बिजली सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रतिरोध में। तो याद रखिए समानांतर प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर इस तरह से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से डॉट डॉट दे करके 1/Rn। यानी कि यहाँ तक हम ये समानांतर क्रम में इस तरह से हम प्रतिरोध का अगर कहीं वैल्यू वगैरह मिले रहेगा तो हम जोड़ सकते हैं। उसी तरह से अगर हम श्रेणी क्रम की अगर बात करते हैं, तो श्रेणी क्रम में R बराबर आपका हो गया R1 प्लस 1/R2 प्लस से R3 हो गया डॉट 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 Rn। ये आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध रहता है। और किसी चालक में याद रखिएगा प्रतिरोध जैसे विद्युत धारा मतलब अधिक प्रवाहित होती है, तो उसमें प्रतिरोध की मात्रा यानी चालक धारा बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि उसमें प्रतिरोध भी बढ़ते रहता है। धारा कम होने से ठीक बढ़ता है, साथ ही साथ उसका ये एक फार्मूला होता है याद रखिएगा R बराबर रो इंटू एल बटा ए क्या हो गया आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि तार की मोटाई हो गया, एल क्या हो गया तार की लंबाई हो गया, और ये आर क्या हो गया प्रतिरोध हो गया। तो इस तरह से अगर तारों की लंबाई यानी कि समानुपाती होती है, यानी कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है, लंबाई घटने से आपको प्रतिरोध भी घटता है। उसी तरह से तार की अगर मोटाई बढ़ने से क्या होता है
कि प्रतिरोध घटता है और तार की मोटाई घटने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। इसलिए याद रखिएगा काफ़ी लंबी दूरी तक ले जाते समय तार देखिएगा काफ़ी मोटा रहता है। मोटा इसीलिए रखा जाता है ताकि मतलब क्या होगा कि मतलब शॉर्ट सर्किट से भी जल्दी गले नहीं, या साथ ही साथ उसमें प्रतिरोध कम रहे और धारा हमें करंट उसमें काफ़ी ज़्यादा समय तक दूर तक जा सके, इसलिए इसको रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का मुख्य कारण कौन सा आता है, तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण ही होता है। तो याद रखना होगा कि ऑक्सीकरण ही होता है खाद्य पदार्थों का, और सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक एसिड का 6 क्या होता है, तो याद रखिएगा C6H5COONA, यही आपका क्या होता है, बेंजोइक एसिड का सूत्र होता है। खासतौर से उसको बताकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा होता है, तो आयोडीन आवश्यक होता है, और ये थायराइड ग्रंथि से ही थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये चीज़ याद रखना होगा कि थायराइड ग्रंथि से ही निकलता है थायरोक्सिन, और यह याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि यह अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जो कि मतलब सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि लीवर क्या है, वो बाह्य स्रावी ग्रंथि सबसे बड़ा है, और दूसरा पैंक्रियाज जिन्हें अग्नाशय कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, हमें घेंगा रोग हो जाता है, और उसमें नमक में हम लोग NaCl में हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, यानी कि आयोडीन युक्त नमक हो जाता है, जिसके कारण। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पौधे के तनों का घेरा क्या होता है कि वह लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही बढ़ते रहता है। साथ ही साथ पौधे तने का वलय को गिन करके, यानी कि छल्ला को गिन करके पौधा की क्या की जाती है कि आयु ज्ञात की जाती है। तो जिस तरह से हमने आपको यहाँ पे डिस्कशन वगैरह देखा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन आपका रिकॉल हुए हैं। तो अगर आप मेरे नए चैनल्स पे नए विद्यार्थी हैं तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे ही हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाते ही रहेंगे जब जब हमको ऐसे ही ड्यूटी से छुट्टी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम लोग। जय हिंद।